सेल हो गया था, सेल का सेल मेम्ब्रेन हो गया था। नहीं, साइटोप्लाज्म नहीं हुआ था, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स बाकी था। हाँ, कल सेल मेम्ब्रेन पूरा देखे थे, स्ट्रक्चर फंक्शन सारे कुछ। हम लोग पढ़ रहे थे क्या 10 सेल, यही ना। लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि सेल को जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इसमें 3 स्ट्रक्चर दिखेगा, याद है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये 3 स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, साथ में मैंने बताया था कि सेल के साइटोप्लाज्म में जो भी स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग ऑर्गेनेल्स कहते हैं, है ना। ऑर्गेनेल्स का काफ़ी सारा एग्जाम्पल मैंने बताया था, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस भी, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, बहुत सारे स्ट्रक्चर है। ये टीसी कर लेता हूँ। ठीक, देखो सेल के अंदर, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर सबसे बड़ा जो ऑर्गेनेल्स है वो न्यूक्लियस है। सेल के अंदर सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस है। यही कारण है कि न्यूक्लियस माइक्रोस्कोप में इजीली दिख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे साइटोप्लाज्म क्या है, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है जिसे ऑर्गेनेल्स कहते हैं वो सब स्टडी करेंगे। आज क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, देखिए परेशान मत होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग जब मेडिसिन पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में तो हम लोग ड्रग्स का एक्शन देखेंगे कहाँ पे कैसे होता है। अगर हम बोलेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहा है तो साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी का ही तरीका यही होता है कि कोई भी अगर मेडिकल साइंस में देखेंगे तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये बेस है। हाँ, ये जिसका क्लियर होगा ना उसके बाद चाहे वो मेडिसिन यानी फार्माकोलॉजी पढ़े, पैथोलॉजी पढ़े, फर्स्ट एड पढ़े, वो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सब इसी से रिलेटेड आएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर हम लोग मेडिसिन पढ़ रहे हैं, डिजीज की अगर डिस्कस कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कौन सा ऑर्गन कैसे काम करता है, तभी पता चलेगा कि नहीं ये फंक्शन नहीं है तो वो बीमारी है। ठीक है, तो इसलिए बार बार हम हर किसी को बोलते हैं कि ये दो, जितना जिसका स्ट्रांग है, ठीक है, मान लीजिए उतना वो शार्प हो जाएगा। अगर आप सर्जरी भी पढ़ेंगे तो पता होना चाहिए कि किसके अंदर कहाँ पे क्या क्या है, तभी तो सेक्शन करेंगे। जैसे आज अगर हम मेडिसिन में वहाँ पे देखेंगे तो हम लोग मेडिसिन अप्लाई करने के बाद करेंगे, जैसे सबक्यूटेनियस, तो पता होना चाहिए सबक्यूटेनियस क्या है। जैसे बोलेंगे इंट्रा मसल्स, तो मसल्स इंट्रा, वो पता होना चाहिए कि मसल्स क्या है, तभी वो समझ में आती है। ठीक है, रिलेट दोनों क्लास इजीली हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग साइटोप्लाज्म शुरू करेंगे। हाँ, साइटोप्लाज्म समझने के लिए समझ लो, ये साइटोप्लाज्म एक जेली मटेरियल है। क्या? आज की क्लास में हम लोग करेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म देखो ये क्या है, जेली मटेरियल है। जेली मटेरियल समझते हैं? क्या ओरल होता है? साइटोप्लाज्म जेली मटेरियल से, देखो जेली का मतलब है वो पूरी तरह ना तो सॉलिड होगा ना पूरी तरह लिक्विड होगा। अंडा देखिए, एग को तोड़ना, अंदर से एक वाइट कलर का फ्लूइड आता है, वो जेली है।
क्या, वो जेल है। एक एक्चुअल में एक सेल है, ये जो अंडा आप खाती हो ना, वो रियल में एक सेल है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन के ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का मोटा सा लेयर होता है, जिसके कारण वो हार्ड होता है। उसको हटाओगे तो पतला से एक झिल्ली अंदर रहती है, वो मेम्ब्रेन है। अंदर जो व्हाइट वाला फ्लूइड है, ठीक है, वो उसका साइटोप्लाज्म है। अब उस व्हाइट वाले फ्लूइड को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब। तो सेंटर में जिसे यॉक बोलते हैं, एक्चुअल में वो न्यूक्लियस है उसका। हम लोग के बॉडी में भी जो सेल्स होते हैं ना, उसमें 3 स्ट्रक्चर इजीली दिखेगा। सबसे बाहर पतला सा मेम्ब्रेन जो फ्लेक्सिबल होगा, अंदर एक फ्लूइड होगा, जेली मटेरियल होगा, जेल की तरह फ्लूइड होगा, और फ्लूइड में ही ये सारे स्ट्रक्चर होंगे। और उसके अंदर एक सेंटर में एक स्ट्रक्चर बड़ा सा दिखेगा स्फेरिकल शेप में, वो न्यूक्लियस होता है। समझ में आ रही? तो एग्जाम्पल में एक अंडा रखना उतना बड़ा है, वो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, लॉन्गेस्ट सेल, तो ये नहीं, न्यूरॉन है। सेल का स्ट्रक्चर नहीं, ये क्या है, न्यूरॉन जिससे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनता है, यानी स्पाइनल और जिससे ब्रेन बनता है सेल, ठीक है। न्यूरॉन स्पाइनल और ब्रेन बनाने का काम करता है, ठीक है। तो हम लोग का स्पाइनल में एक न्यूरॉन्स होता है, बहुत लंबा होता है, लगभग ये 1 मीटर तक लंबा होता है। 1 मीटर मतलब वहाँ से यहाँ तक, इतना लंबा हम लोग का, यानी बैकबोन समझ लो, इतना लंबा हम लोग का होता है, ठीक है। लेकिन सब में ये 3 कॉमन स्ट्रक्चर होगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक फ्लूइडी मटेरियल है, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होगा, सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, और ये मेटाबॉलिक साइट है। देखो, एक आया मेटाबॉलिक साइट का मतलब जगह, और मेटाबॉलिज्म का मतलब नहीं, मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म है ना, इसका मतलब पहले भी बताया था। मेटाबॉलिज्म का मतलब है केमिकल रिएक्शन। क्या? हाँ, लेकिन कैसा? तो टोटल सम केमिकल रिएक्शन ऑफ बॉडी में जितने सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उस सब को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। खाना पचना, डाइजेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है, तो मेटाबॉलिज्म है। रेस्पिरेशन भी एक मेटाबॉलिज्म है। डाइजेशन में क्या होता है, जो खाना खाते हो फूड, वो टूटता है न्यूट्रिएंट्स में, है ना। न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये केमिकल प्रोसेस है जो हम लोग का स्टमक और इंटेस्टाइन में होता है, वो भी मेटाबॉलिक है, ठीक है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक न्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल ले लिया, ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है सेल के अंदर और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो कोई भी मेटाबॉलिज्म के लिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए फ्लूइड होना बहुत जरूरी है। क्या? फ्लूइड, और फ्लूइड होना बहुत जरूरी है। और ये फ्लूइडी मटेरियल आपका साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर। सेल के अंदर जहाँ पे भी फ्लूइडी मटेरियल होगा, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, जिससे साइटोप्लाज्म होता है। और भी फ्लूइडी मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सेल के प्लाज्म को साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के प्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म, वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आगे हम देखेंगे, इसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल प्लाज्म कहते हैं। समझ में आ रही? यहाँ पे भी क्रेब्स साइकिल वाला, यहाँ से भी एनर्जी निकलने का काम होता है। आ रही समझ में? अब यहाँ से क्लियर हो गया कि सेल के साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शन साइटोप्लाज्म में ही होता है, जितने सारे केमिकल रिएक्शन हो। तो ऐसा माना जाता है कि साइटोप्लाज्म एक्चुअल लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डेथ, मरना का डेफिनेशन है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस बंद हो जाना, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इज नोन एज डेथ। परमानेंट बंद हो गया मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो उसे हम लोग डेथ घोषित कर देते हैं। क्या? मरा हुआ घोषित करते हैं। ये समझ में आ रही मेरी बात? हाँ। तो सेल के साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये आपका मेटाबॉलिक साइट है, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अरे, तो ये जेली मटेरियल, आगे हम इसको शुरू करते हैं।
ये मिटाओ ये सब। साइटोप्लाज्म कैसा मटेरियल है? हाँ, जेली मटेरियल्स। इसे हम लोग साइटोसोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, साइटोसोल भी कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म एक जेली मटेरियल्स है जिसे साइटोसोल भी कहते हैं, और इसी में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। It consists of cellular organelles या organelles। like mitochondria, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका पूरा नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ETC कर लेता हूँ। देखिए, कुछ कुछ चीजें समझ जाइए। माइटोकॉन्ड्रिया ये है ना, ये सेल का पावर हाउस है। क्या है? पावर हाउस। एनर्जी जनरेट करने का काम यही करता है। जो केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, वो आपका साइटोप्लाज्म में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी रेस्पायरेशन होता है, रेस्पायरेशन में एनर्जी निकलता है। ये सब माइटोकॉन्ड्रिया भी, ठीक है। राइबोसोम ये राइबोज का बना हुआ मॉलिक्यूल है। क्या है? राइबोज का। राइबोज क्या है? देखो, जिसमें OSE लगा रहेगा ना, जिस वर्ड के लास्ट में, वो कार्बोहाइड्रेट होगा। क्या होगा? जिस वर्ड में OSE लगा हुआ लास्ट में रहेगा, वो कार्बोहाइड्रेट होगा। मेडिसिन वहां पे पढ़ेंगे, देखेंगे ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज यानी ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम लोग ग्लूकोज देते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रोज, बच्चों को भी दवा आती है ना सुक्रोज में, उसका कंपोजिशन, यह भी कार्बोहाइड्रेट है। तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है, बहुत जल्दी, सबसे जल्दी एनर्जी यही देता है। क्लियर है? नहीं, ये ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट देता है, ठीक है। तो ये देखो, राइबोसोम बना होता है किससे? हाँ, कार्बोहाइड्रेट। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट? राइबोज। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो कैटेगरी में डाला गया है। तो ये सब ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, हेक्टोज, राइबोज, ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, एकदम इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। और ये जो राइबोज का बना होता है, राइबोसोम जहां भी रहेगा, ठीक है, ये एक काम करेगा, प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा। जहां भी राइबोसोम हो, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, ठीक है। और ये राइबोज हमारे शरीर का DNA और RNA भी बनाता है, ठीक है। DNA और RNA, तो इस पे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कहाँ? ये DNA और RNA हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस में, ठीक है। लाइसोसोम ये सेल का सुसाइड बैग है। क्या है? सुसाइड बैग। सेल अगर इंजर्ड हो गया या इन्फेक्टेड हो गया, सेल अगर इंजर्ड हो गया या इन्फेक्टेड हो गया, तो ये क्या करता है? लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। और इसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर
एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो सेल जब इंजर्ड हो जाएगा, डैमेज होगा या इन्फेक्टेड हो जाएगा किसी चीज से, तो लाइसोसोम क्या होगा, ब्रस्ट कर जाएगा, फट जाएगा। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेल के साइटोप्लाज्म में मिक्स होगा, वो सेल मर जाएगा। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग बोलते हैं। ऐसा होता इसलिए कि अगर वो सेल इन्फेक्टेड है तो आसपास सेल इन्फेक्टेड या डैमेज ना हो। तो ये इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है सेल का। अगर जो सेल इन्फेक्टेड हो गया तो वो खुद लाइसोसोम उसका अंदर का ब्रस्ट करेगा, वही सेल मर जाएगा ताकि आसपास का सेल सेफ रहे। यानी हमारा बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करना जानता है। समझ में आ रही? क्लियर? या वो इन्फेक्टेड हो गया या उस सेल में बैक्टीरिया इंटर कर गया, इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरिया इंटर कर गया, तो वो सेल खुद को ही मार डालेगा। ठीक है, ताकि आसपास का सेल सेफ रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ। अब आता है न्यूक्लियस की बात। तो न्यूक्लियस सेल का ब्रेन है। क्या? हाँ, ये न्यूक्लियस जो है ना, ये क्या है, सेल का ब्रेन है। ठीक है, इसे ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। सेल का जो भी एक्टिविटीज होगा वो सब न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। क्या? सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज होगा वो सब क्या कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। सेल का डिवीजन होना, सेल का डीएनए का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होना, ठीक है, कोई भी मैसेज आना, ये सब, ये ओवरऑल जितने फंक्शन है वो सब न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग आगे सब पे डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे क्लियर हो गया कि साइटोप्लाज्म जेली मटेरियल है, इसमें ऑर्गेनल्स होते हैं, ये एग्जाम्पल है ऑर्गेनल्स का। इसके अलावा और भी ऑर्गेनल्स है जैसे साइटोस्केलेटन वगैरह, सब तो आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर? इसे लिख लो पहले। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसमें एक और लाइन हम लोग लिख सकते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म क्या है? मेटाबॉलिक साइट है ना, मेटाबॉलिक साइट। मेटाबॉलिक, ये वर्ड आया है मेटाबॉलिज्म से। कहाँ से आया है? मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म का मतलब टोटल सम केमिकल रिएक्शन ऑफ बॉडी। बॉडी के अंदर जितने सारे केमिकल रिएक्शन हो रहा है एक साथ सबको जोड़ के हम लोग मेटाबॉलिज्म कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं ऑर्गेनेल का डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एक एक करके सब शुरू करते हैं। मिटाओ ये सब। बोर नहीं ना हो रही है? बोर नहीं ना हो रहे हैं? बार बार माइक देखना पड़ता है कि चल रहा है या नहीं। बार बार माइक देखना पड़ता है कि काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो सेल के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर देखेंगे अब ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स डिफाइन कीजिए। ऑर्गेनेल्स बताए सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रक्चर होगा वो ऑर्गेनेल्स होगा। ऑर्गेनेल्स परमानेंट स्ट्रक्चर होता है कुछ कुछ छोड़कर। ऑर्गेनेल्स क्या है? परमानेंट स्ट्रक्चर होगा और लिमिटिंग मेम्ब्रेन, यानी इसके पास खुद का एक मेम्ब्रेन भी होगा। क्लियर? और इसके पास खुद का एक मेम्ब्रेन होगा और सेल के फंक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो डिफाइन कर सकते हैं ऑर्गेनेल्स को। अगर डिफाइन करना है तो द
structure that present in cytoplasm of cell is known as ऑर्गेनेल। ठीक है, ऑर्गेनेल्स आर परमानेंट structure of cell having a particular function। इसका particular functions होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारा देख चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ETC कर देता हूँ। ओके, एक एक करके सब शुरू करेंगे। शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। हो गया? मिटाओ। शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होगा। क्या? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होगा। ये ओवल या कैप्सूल शेप का होगा। कैसा होगा ये? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया हाँ ओवल होगा या कैप्सूल शेप का होगा। कैप्सूल देखें, हाँ, 2 लेयर का ये बना हुआ होगा। क्या होगा? बाइलेड स्ट्रक्चर होगा और इसके अंदर एक फ्लूइड होगा जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के पास कुछ पार्टिकल्स होंगे और कुछ डीएनए होगा। क्या? मैट्रिक्स के पास हाँ कुछ पार्टिकल्स होंगे और कुछ डीएनए होंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है? इस वाले माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा बाहर निकलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया ओवल शेप या कैप्सूल शेप का ऐसे दिखेगा। क्लियर है? इसको जब बीच से ऐसे हम कट करेंगे तो दिखेगा कि इसका जो अंदर का लेयर है वो फोल्डेड है। क्या है?
मुड़ा हुआ है, फोल्डेड। क्लियर? ये ये आउटर लेयर हो गया, और ये इनर लेयर हो गया। ठीक है, और इसमें मैंने बताया एक फ्लूइड भरा हुआ है। क्या है? हाँ, एक फ्लूइड भरा हुआ है। ये फ्लूइड है तो यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा। एक फ्लूइड भरा हुआ है, और इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स या माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड। यहां तक क्लियर? और इस फ्लूइड में कुछ पार्टिकल्स होंगे, जैसा कि अभी बताया मैंने, या कुछ डीएनए का सेगमेंट होगा। सेगमेंट का मतलब टुकड़ा। क्या होगा? कुछ डीएनए का सेगमेंट होगा या टुकड़ा इसमें देखने को मिलेगा। यहां तक क्लियर है? जो फोल्डेड पार्ट होता है उसको हम लोग क्रिस्टा बोलते हैं। ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये जैसे मुड़ा है, ये वाले पार्ट मुड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टा। क्लियर? हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होगा, ऑर्गेनेल है तो साइटोप्लाज्म में ही होगा। ठीक है, कैप्सूल या ओवल शेप का दिखेगा, 2 लेयर का बना है, इनर लेयर फोल्डेड है, फोल्डेड पार्ट को क्रिस्टा बोलेंगे, और अंदर इसमें एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड को मैट्रिक्स या माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड, माइटोकॉन्ड्रिया का फ्लूइड है तो माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड बोलेंगे। क्लियर? और इसमें कुछ डीएनए और अनदर पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर? इसमें क्या है? कुछ डीएनए देखने को, जैसे ये स्ट्रक्चर, हाँ डीएनए है, ये सब क्या है? कुछ पार्टिकल्स है। क्लियर है? हम लोग फिगर में लिख सकते हैं। टिपिकल डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? ड्रॉ कर लो। समझ में आया ना कहाँ से ये डायग्राम आया है? ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। अब आपको याद हो गया सारी चीज। ये सेल मेम्ब्रेन है, और इस वाले डायग्राम को हम बाहर निकाले हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये सारा दिखेगा कब? जब माइटोकॉन्ड्रिया को इससे कट करेंगे तब, और नहीं तो ये कैप्सूल की तरह ही दिखेगा। हो गया यहाँ तक? राइट ऑफ, मतलब इसे बना लीजिए। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, इसमें कुछ राइबोसोम्स भी होते हैं। हो गया? तो मैट्रिक्स में हम लोग को मिल गया डीएनए, राइबोसोम और पार्टिकल्स। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं।
देखिए, सबसे पहला फंक्शन ये एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। क्या? इस पॉइंट को समझो पहले। रेस्पिरेशन कितने होते हैं? दो। एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन समझ रहे हैं क्या? नहीं, ब्रीदिंग अलग है। देखिए, ये सांस लेना सांस छोड़ना ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन बताइए। ब्रीदिंग क्या है? सांस को लेना और सांस को छोड़ना। ये फिजिकल प्रोसेस है जिसमें बॉडी ऑर्गन्स वगैरह ये सब इन्वॉल्व है। रेस्पिरेशन अलग चीज है, ये ब्रीदिंग है। देखो रेस्पिरेशन क्या है, इस जगह पे हम लोग पहले रेस्पिरेशन को समझ लेते हैं। रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को तोड़ना इज नोन एज रेस्पिरेशन, है ना? ब्रेक डाउन ऑफ, हाँ, ये क्या है? रेस्पिरेशन है। एक न्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। क्या ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और साथ में रिलीज करेगा एनर्जी। इस प्रोसेस को हम लोग टोटल को रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया मेजर साइट है रेस्पिरेशन का। बहुत ज्यादा यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है सेल के अंदर, जो माइटोकॉन्ड्रिया इसके फ्लूइड में। समझ में नहीं मेरी बात? सांस लेना सांस छोड़ना ब्रीदिंग है, और जो कुछ तुम खाए हो वो टूट रहा है, एनर्जी दे रहा है, ये रेस्पिरेशन है। ठीक है, अगर आप जो कुछ खाए हैं वो टूट रहा है न्यूट्रिएंट्स में तो डाइजेशन, और न्यूट्रिएंट्स टूट रहा है फिर एनर्जी मिल रहा है तो रेस्पिरेशन। इसके लिए है ना, सिंपल वे में बोला जाए तो अगर फूड टूटेगा न्यूट्रिएंट्स में तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डाइजेशन, जो हम लोग का स्टमक, इंटेस्टाइन और माउथ में होता है। और ये न्यूट्रिएंट्स टूटेगा और फिर एनर्जी देगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे रेस्पिरेशन, जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोप्लाज्म में होता है। अब समझ में आया? हाँ, तो सिर्फ खाने से एनर्जी नहीं मिलेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा आप जो खाओगे। क्लियर? यानी ग्लूकोज पीने से एनर्जी नहीं मिलेगी। ग्लूकोज जब तक टूटेगा नहीं तो एनर्जी नहीं मिलेगा, है। अब रेस्पिरेशन दो तरीके के हैं। कितने? दो तरीके के। गौर से देखो, इसमें एक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है ना? सांस लेने के प्रोसेस में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में ब्रीदिंग के प्रोसेस के द्वारा आता है। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पॉइंट यानी डाइजेशन वाले प्रोसेस से आता है। ठीक है, और ये दोनों रिएक्ट करता है तब रेस्पिरेशन क्लियर होता है। तो एक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। क्या पड़ता है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा। तो जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, एन का मतलब होता है, एन का मतलब होता है अब्सेंट, अब्सेंस। ठीक है, तो जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी वो होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? तो रेस्पिरेशन दो तरह के होंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गया एरोबिक, और जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ा वो एनारोबिक। इसके लिए आ रही है मेरी बात समझ में? हाँ, तो अब फंक्शन की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये वाला रेस्पिरेशन होता है। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। हाँ,
हम लोग का शरीर कभी कभी अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी रेस्पिरेशन होता है। अगर किसी बॉडी पार्ट में ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा, फिर भी उस पार्ट को एनर्जी की नीड होगी, वहाँ पे क्या होगा कि स्टोरेज जो न्यूट्रिएंट्स है वो टूटेगा बिना ऑक्सीजन की मदद से, और रेस्पिरेशन होगा, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। फिर एक टाइम के बाद हम लोग को सेंसलेस जैसा फील होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लंबे समय तक अगर हम ऐसे बैठे हुए तो झंझनाहट सी आती है कभी कभी। तो उस कंडीशन में होता है क्या है कि उस बॉडी पार्ट में ब्लड का सप्लाई बंद हो जाता है, और ब्लड ही एक ऐसा मीडियम है जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है। तो सेल के पास जो स्टोरेज न्यूट्रिएंट्स रहता है वो टूटना शुरू हो जाता है बिना ऑक्सीजन के मदद से। क्लियर? बिना ऑक्सीजन के मदद से, और जब एनर्जी खत्म होने लगता है तो सेंसलेस जैसे यानी झंझनाहट वाली फीलिंग आती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया वगैरह इस समय दिखता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन की मदद से अपना रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन सबको करना है, चाहे एक सेल का बना हुआ जीव जंतु हो या बहुत सारे सेल से बना हुआ। एक सेल वाला जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, ये सबको भी रेस्पिरेशन की जरूरत है, हम लोग को भी रेस्पिरेशन की जरूरत है। ठीक है, जो ऑक्सीजन के मौजूद में रेस्पिरेशन करेगा वो लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकालेगा, और जो ऑक्सीजन के मौजूद में रेस्पिरेशन नहीं करेगा वो बहुत कम अमाउंट में एनर्जी निकालेगा। क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट है। यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। क्लियर है? तो एक पॉइंट क्लियर होता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि सेल को जिंदा रखने में मदद करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स भी है, तो प्रोटीन का भी सिंथेसिस होगा। क्या होगा? प्रोटीन का भी सिंथेसिस होगा। और यहाँ पे एक क्रेब साइकिल होता है जिसमें एटीपी वगैरह ऐसा बनता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो इंस्टेंट एनर्जी हम लोग को देने का काम करता है। एटीपी आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो वो भी आपका यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में ही, वो क्रेब साइकिल यानी केमिकल रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक। सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग के शरीर में कार्डियक सेल में होता है। कहाँ होता है? कार्डियक सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत सारे, सबसे अधिक यही होता है। कारण है कि कार्डियक सेल कंटिन्यू वर्क करता है, इसे सबसे ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है। हमारे बॉडी का जो कार्डियक है यानी हार्ट है, वो जिस सेल से बना है उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ बहुत है, क्योंकि यही एनर्जी तोड़ने का काम कर रहा है, यही एनर्जी देता है। क्लियर है तक? तो फंक्शन के बात कर लेते हैं। तो मेजर साइट है ये एरोबिक रेस्पिरेशन का। मिटाओ ये सब, अब रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग भूल मत जाइएगा। मेजर साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्लियर हो गया? यहाँ पे मैं बताया ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी इसका। हाँ, राइट ऑन, इसका फंक्शन। दूसरा इसका फंक्शन है पावर जनरेटिंग यूनिट्स है। पावर जनरेटिंग यूनिट मतलब रेस्पिरेशन में देख रहे हैं एनर्जी निकाल रहा है, इसलिए पावर हाउस भी कहलाएगा। पावर यहाँ तक क्लियर है? लास्ट में राइबोसोम है, तो ये प्रोटीन, जहां पे भी राइबोसोम्स होगा वो सब प्रोटीन सिंथेसिस होगा, चाहे वो किसी के साथ हो या अकेले भी हो। ठीक है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स।
बहुत हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्या है? लाइसोसोम। चलिए, शुरू करें। मिटाओ इसे। चलिए, लाइसोसोम एक राउंड शेप का होगा। देख लेते हैं लाइसोसोम के बारे में। चलिए, लाइसोसोम क्या है? राउंड शेप का एक स्ट्रक्चर होगा, सिंगल मेम्ब्रेन से ये बॉन्डेड होगा, डेड स्ट्रक्चर होगा, यानी इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन इसमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये सुसाइड बैग होगा। इसके पास एक एंजाइम होगा। देखिए, हाँ, जहाँ पे भी एंजाइम है ना, एंजाइम का एक मेजर काम होता है डाइजेशन। डाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्स चीज सिंपल में टूटेगा। जैसे आप कुछ खा रहे हो तो ये ब्रेक हो जाएगा छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में। जैसे आप पिज्जा खाए हो, खाती है? बंद कर दो, बेकार चीज़ है खाना। आप बोल रही है जी। तो ये पिज्जा के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सब टूट के अलग होगा। न्यूट्रिएंट्स में पिज्जा में कार्बोहाइड्रेट भी होगा, वेज भी रहता है तो प्रोटीन भी होगा, ऑयल है तो फैट भी होगा, मिनरल्स भी होगा, वाटर होगा। तो ये डाइजेशन है, यानी ये टूट के अलग होगा। इस प्रोसेस को डाइजेशन। डाइजेशन के लिए एंजाइम में होना बहुत जरूरी है। क्या? एंजाइम होना बहुत जरूरी है। तो लाइसोसोम्स क्या है कि लाइसोसोम्स के पास एक एंजाइम होता है। उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और जब ये सेल है, सेल जब डैमेज होता है, इंजर्ड होता है या इन्फेक्टेड होता है तो लाइसोसोम ब्रस्ट कर जाता है, फट जाता है, और इसके अंदर का एंजाइम साइटोप्लाज्म में आ जाता है और ये साइटोप्लाज्म को डाइजेस्ट कर देता है। दैट मीन्स सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड बैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइड बैग। ये होता कैसा है? लाइसोसोम छोटा सा राउंड शेप का होगा और फ्री प्रेजेंट होगा, किसी के साथ अटैच नहीं होगा। क्या होगा? फ्री प्रेजेंट होगा, किसी के साथ ये अटैच नहीं होगा। राइट ऑन। जैसे एक सेल है ना, निकले सेल में अभी हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए। एक बनाता हूँ, देखो सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, जैसे ग्लाइकोजेन, प्रोटीन, लिपिड, ये सब होता है। ये सब का जब ड्रॉपलेट्स आपस में मिलना शुरू होता है ना, इस तरह से न्यूक्लियस के आसपास स्ट्रक्चर बनता है। बहुत सारे चीज का ड्रॉपलेट्स, एंजाइम्स का ड्रॉपलेट्स मिलेगा, ठीक है, मतलब उन ग्लाइकोजेन का, प्रोटीन का, फैट का, लिपिड का जब मिलना शुरू होता है तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर है? जिसे हम लोग इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं गोल्गी बॉडी। और इसमें सब सिंथेसिस होने के बाद छोटे छोटे फिर ड्रॉपलेट्स बन के टूट के अलग होता है।
तो एक ड्रॉपलेट जिसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होगा वो बनाएगा राइबोसोम। क्या बनाएगा? राइबोसोम्स। दैट मीन्स सॉरी लाइसोसोम। दैट मीन्स लाइसोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडीज होता है, यही हुआ ना। देखो गोल्जी बॉडीज का फॉर्मेशन समझ रहे हैं। गोल्जी बॉडीज का फॉर्मेशन क्या हो रहा है? बहुत सारे ड्रॉपलेट्स है, ये जो छोटे छोटे बूंद देख रहे हो ना, ये बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हैं ग्लाइकोजेन का, प्रोटीन का, फैट का, एंजाइम्स है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, ये सब आपस में मिलते जाते एक बूंद बड़ा ऐसे होते रहता है। इसमें सिंथेसिस होते रहता है मटेरियल्स का, उसी में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनता है और वो राउंड शेप का बॉन्डेड हो जाएगा, उसी को लाइसोसोम कहेंगे। यानी लाइसोसोम बनता है किससे? गोल्जी बॉडी से। क्लियर है यहाँ तक? राइट हो गया। इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। अब देखो सेल का दो स्पेशल एक्टिविटीज होता है। एक होता है फाइगोसाइट्स, एक होता है पिनोसाइट्स। CYTE का मतलब है सेल, ठीक है, और CYTES का मतलब है बहुत सारा सेल। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो दो वर्ड, सेल फैगोसाइट्स भी होता है और पिनोसाइट्स भी होता है। अगर सेल किसी फ्लूइड को, जैसे वाटर है, सबको अपने अंदर ले रहा है तो वो सेल पिनोसाइट्स होगा, और उस एक्टिविटीज को पिनोसाइटोसिस कहेंगे। उस एक्टिविटीज को पिनोसाइटोसिस कहेंगे। अगर सेल किसी सॉलिड मटेरियल को अपने अंदर ले रहा है तो वो सेल फैगोसाइट होगा, और उस एक्टिविटीज को हम लोग फैगोसाइटोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? फैगोसाइटोसिस। हम लोग में न्यूट्रोफिल जानते हैं? न्यूट्रोफिल्स नाम सुना है? WBC का नाम सुने हैं? व्हाइट ब्लड सेल। क्या कितनी देर से पढ़ा रहा हूं मैं? क्या 1 घंटा हो गया? ओ, लगातार पढ़ाया जा रहा हूं। देखो तो WBC क्या होता है? WBC 5 तरह के होते हैं, ठीक है। WBC व्हाइट ब्लड सेल ये 5 सेल से बना होता है। 5 अलग अलग सेल हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल, ये सब। CBC देखा है? कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं टेस्ट, उसमें देखना WBC का 5 काउंट दिखेगा, ठीक है। तो उसमें से एक सेल का नाम है न्यूट्रोफिल। ये भी व्हाइट कलर का ही होता है, ये भी व्हाइट कलर का ही होता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल फैगोसाइट्स, मतलब ब्लड के सीरम में, ब्लड में कोई भी बैक्टीरिया या बाहर का पार्टिकल्स जाएगा ना, तो वो उसे खाने का काम करता है, अपने अंदर ले लेगा और डाइजेस्ट कर देगा। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है फैगोसाइट्स का। हम लोग को बॉडी सेफ रहता है, ये इम्यूनिटी बनाता है। जैसे मान लिया जाए हम लोग को बॉडी में कोई बैक्टीरिया इंटर किया, क्या है? कोई बैक्टीरिया इंटर किया, ब्लड में रहेगा, तो ये क्या न्यूट्रोफिल करेगा ना, उसे अपने अंदर एंगल्फ करेगा, लाएगा और उसको डाइजेस्ट कर देगा। इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। हाँ, न्यूट्रोफिल के पास,
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम है। क्या है एक तरह का ये डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम कहने का मतलब है किसी को कंपोजिशन को तोड़ देगा। समझ में आ रही है? तो इधर देखिए, जैसे अगर बैक्टीरिया हम लोग को बॉडी में एंटर किया, वो ब्लड में ट्रेवल करेगा तो न्यूट्रोफिल क्या करेगा, उस बैक्टीरिया को एंगल अपने अंदर लेगा। न्यूट्रोफिल थोड़ा बड़ा होता है साइज में, बैक्टीरिया छोटा, अपने अंदर लेगा, उस बैक्टीरिया को ही डाइजेस्ट कर देगा, यानी उसको बैक्टीरिया की जो कॉम्पोजिशन है तोड़ देगा, तो बैक्टीरिया मर गया, खत्म। न्यूट्रोफिल। सेम यहाँ पे भी लाइसोसोम काम करता है। क्या करता है? लाइसोसोम। ये लाइसोसोम भी फैगोसाइटोसिस की तरह काम करता है। लाइसोसोम में देखेंगे तो इसमें जो एक्टिविटीज होगा वो फैगोसाइटोसिस की तरह दिखेगा, यानी फैगोसाइट्स की तरह। यानी सेल के अंदर कोई भी पैथोजेंस आएगा। पैथोजेन समझते हैं? जो डिजीज जनरेट करने या डिजीज कॉज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एजेंट होगा उसको पैथोजेन कहेंगे। अगर बैक्टीरिया हमारे शरीर में डिजीज कॉज कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है डिजीज, तो बैक्टीरिया पैथोजेन है। कोई भी एजेंट शरीर में जा रहा है वो डिजीज कॉज कर सकता है, डिजीज उत्पन्न कर सकता है, वो सब पैथोजेन होगा। क्लियर? तो लाइसोसोम क्या करता है कि अगर कोई भी पैथोजेन आता है सेल के अंदर तो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस की तरह उसे डाइजेस्ट कर देता है। दैट मीन्स लाइसोसोम एक्ट करता है फैगोसाइट्स की तरह भी, और इसके पास जो एंजाइम है ये ब्रस्ट करके पूरे सेल को भी डाइजेस्ट कर देगा। दोनों काम करता है। क्लियर? न्यूट्रोफिल एक एग्जाम्पल लिया था, न्यूट्रोफिल भी हम लोग शरीर में ऐसे ही काम करता है। तो अब एक चीज क्लियर हो गया कि शरीर के अंदर अगर पैथोजेंस वगैरह आता है तो क्या काम कर सकता है। समझ में आ रही है? कट। तो लाइसोसोम देखने को छोटा है भाई लेकिन ये सेल को सेफ रखता है, बचा के रखता है। एक्ट एज फैगोसाइट्स लाइक न्यूट्रोफिल, जैसे न्यूट्रोफिल काम करता है। क्या? इसको हम लोग नोन एज सुसाइड बैग क्यों कहते हैं अभी हमने बताया। जब ये डिजीज या किसी कंडीशन में आएगा तो फट जाएगा और ये डाइजेस्ट कर जाएगा पूरे सेल को। नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियस सबसे लास्ट में अलग, गोल्जी बॉडी। समझ में आ रहा है? यह पूरा फार्माकोलॉजी से अब रिलेट करेगा, इसलिए फार्माकोलॉजी में रोक रहा था कम से कम सेल खत्म हो जाने का। फार्माकोलॉजी जब मेडिसिन पढ़ेंगे तो वहाँ पे पिनोसाइट्स, फैगोसाइट्स, मेगाफेज ये सब आएगा टर्म्स, वहाँ पे न्यूट्रोफिल आएगा। यानी हम लोग का मेडिसिन मोलिकुलर लेवल पे जाके काम करता है, करते हैं ना? सिर्फ वो पर नहीं, सेल के अंदर मोलिक्यूल से उसके लेवल पे जाके काम करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही थी, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत छोटा कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जाके काम करती है। अगर बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका राइबोसोम्स अच्छे से फंक्शनल ना हो। मैं मिटाऊँ ये? हो गया? अब आते हैं गोल्जी बॉडी।
इसको गोल्गी बॉडीज, कॉम्प्लेक्स या अपरेटर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको 3 नाम से जानते हैं। एक टर्म आता है वेसल्स, पढ़े हैं? हाँ, जैसे पढ़ा होगा आपने ब्लड वेसल्स, जैसे जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। वेसल्स का मतलब होता है पतला सा ट्यूबुलर नली या स्ट्रक्चर, ये क्या है? वेसल्स है। हाँ, बोल सकते हैं। ठीक है, वेसल्स, लिम्फ वेसल्स भी होता है जिसमें लिम्फ फ्लो करेगा, वो लिम्फ वेसल्स हो जाएगा ना। अब देखो ये वेसल्स, एक आता है वेस्किल्स। वेस्किल्स का मतलब है सिंपल समझो ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स मतलब बूंद, वेस्किल्स है ना। प्रोटीन वेस्किल्स आएगा, ग्लाइकोजन वेस्किल्स, यानी छोटा सा ड्रॉपलेट समझ सकते हैं। अभी हम समझा रहे थे लाइसोसोम्स वाला पॉइंट, तो देखो लाइसोसोम अभी समझा है ना। फिर से वो डायग्राम आता है, सेंटर में हमारा हो गया न्यूक्लियस। ये गोल्गी बॉडीज का फॉर्मेशन देखेंगे ना, तो कलेक्शन ऑफ वेसिकल्स है। ये बहुत सारे अलग अलग वेसिकल्स यानी ड्रॉपलेट्स आपस में कंबाइन होते हैं, देन गोल्गी बॉडी फॉर्म करता है। क्या करता है? गोल्गी बॉडी फॉर्म करता है। मान लीजिए ये वेसिकल्स ग्लाइकोजन है, इसके साथ कुछ प्रोटीन आकर मिला, फिर इसके साथ फैट आके मिला, कुछ कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल्स मिला, कुछ एंजाइम्स मिला, और इस तरह से स्ट्रक्चर बनते जाएगा। ये हो जाएगा गोल्गी बॉडी। क्या है? गोल्गी बॉडीज या कॉम्प्लेक्स या ऑपरेटर्स तीनों के। इसमें एंजाइम्स, प्रोटीन, लिपिड, ये सब का सिंथेसिस होता है। एंजाइम का सिंथेसिस हो रहा था तो लाइसोसोम बन रहा था, अभी इसे जस्ट पहले देखें। ठीक है, और ये फिर उसके बाद छोटे छोटे फिर ड्रॉपलेट्स में टूट जाता है, जिससे अगर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रखा होगा तो राइबोसोम बनेगा, अगर एंजाइम का सिंथेसिस होगा तो लाइसोसोम बनेगा, और नहीं तो लिपिड वगैरह रहेगा तो लिपिड का पैकेजिंग हो रहा है, ये एक सेल में ही एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होगा। तो गोल्गी बॉडी का फॉर्मेशन ऐसे होता है। यानी गोल्गी बॉडी क्या है? कलेक्शन ऑफ वेसिकल्स है, वेसल्स नहीं। वेसल्स तो फिर वो जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, वो सेल के अंदर नहीं होता है, सेल के बाहर है ब्लड वाला। वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और ब्लड वेसल्स अलग है, वो सेल के सरफेस तक, सेल के अंदर नहीं। हम लोग सेल के अंदर जाके पढ़ रहे हैं, इतना छोटा स्ट्रक्चर है कि दिखेगा नहीं आँख से। ठीक है, उसको वेसिकल्स बोलते हैं, छोटे छोटे। तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ वेसिकल्स। अब प्रेजेंट कहाँ होगा? नियर अबाउट न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस के आसपास होगा, नियर अबाउट न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस के आसपास ही दिखेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बाय सैक होगा। सैक का मतलब समझते हैं? सैक का मतलब इस तरह से, जिसके अंदर कुछ भरा हो, जैसे लंग्स में होता है एयर सैक, यानी इस तरह से स्ट्रक्चर लंग्स में होता है जिसमें एयर होता है। तो ये होगा, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा या ट्यूबुल्स लाइक स्ट्रक्चर होगा। हाँ, ये ट्यूब है, और इसका एकदम छोटा एकदम पतला सा स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल कहलाता है। ट्यूब्यूल का मतलब जिसके अंदर कुछ पास हो रहा हो। तो ये गौर से देखो, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है ऊपर में, और उसके बाद सारा स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल्स है। क्या? हाँ, तो ये कैसा होगा? सैक लाइक होगा या ट्यूब्यूल्स होगा? समझ में आ रही है? सैक लाइक होगा या फिर ये ट्यूब्यूल्स होगा।
यहाँ तक क्लियर है? इसका फंक्शन जिस जिस चीज से बना होगा उस सबका सिंथेसिस करेगा, लाइक कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन का, एंजाइम का, फैट का, ये सबका ये सिंथेसिस करने का काम करेगा। मार्कर सब मैं अंदर रखते जा रहा हूँ मार्कर मैं पैकेट में रखते जा रहा हूँ। चलिए इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। इसका फंक्शन होगा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स, फाइबर नहीं, फैट्स या लिपिड्स। ठीक है, इसका अगर डायग्राम में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? फिगर में नहीं, डायग्राम ऑफ गोल्जी बॉडीज डायग्राम वही है ना। इसका और क्या काम है? पैकिंग करेगा प्रोटीन का और लिपिड्स का, लिपिड और प्रोटीन का पैकिंग, यानी पैकिंग करके एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा। एक और काम है जो हम लाइसोसोम में भी पढ़े, इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम यही बना रहा है, जिससे पहले हम लोग लाइसोसोम पढ़े यही तो बना रहा था। गोल्जी बॉडीज का ही तो ड्रॉपलेट्स लाइसोसोम बना रहा था, जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम था, याद है? इसे जस्ट अभी पहले पढ़े, याद है ना? हाँ। तो इसका दो काम और हो गया, एक फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, एक और काम है पैकिंग ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। राइट डाउन गोल्जी बॉडी। अब क्या बचा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गुड, चलिए इसको लिखिए, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हो गया, मिटाओ। नेक्स्ट है ER। ER का पुराना एंडो प्लाज्मिक। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक, प्लाज्मिक के अंदर की बात हो रही है। रेक्टिकुलम, देखो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो तरह के होते हैं। कितने तरह के हैं? दो तरह के। एक RER और एक SER। R का मतलब है रफ, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और S का मतलब है
स्मूथ, हाँ, इंडो प्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ का मतलब समझते हैं, खुरखुरा हो, यही ना। स्मूथ का मतलब चिकना हो। फार्माकोलॉजी में भी एक वर्ड आएगा, फार्मोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सॉरी। जब मेडिसिन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे प्लांट मॉर्फोलॉजी का पार्ट आएगा। मॉर्फोलॉजी ये क्या है? आप कैसे पहचानोगे कि ये बंदर है और ये कुत्ता है? कैसे पहचानोगे? देखकर। क्या देखेंगे? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर का बनावट देखकर, है ना। तभी तो बता पाएंगे ये बंदर और ये गधा, ये बैल, ये घोड़ा है, यही ना। प्लांट को भी पहचानना होगा तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, बाहर का बनावट, ये आम का है, ये इमली है, ये क्या 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 क्या। गुड। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर के स्ट्रक्चर को स्टडी करना ही मॉर्फोलॉजी है। हम लोग जब मेडिसिन पढ़ेंगे ना तो सोर्स देखेंगे, प्लांट का सोर्स है, एनिमल का सोर्स है, मिनरल्स है, तो वहाँ मॉर्फोलॉजी के बेस पे ही आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं ये प्लांट है, ये एनिमल है, ये मिनरल्स है। क्लियर? तो मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो बाहर का स्ट्रक्चर देखकर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स आर टू टाइप, RER और SER। क्लियर है? देखो सेल हमें फिर से बना रहे हैं। सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। क्या? न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस को बाहर निकालेंगे। क्या? इस न्यूक्लियस को हम बाहर निकालते हैं। जब न्यूक्लियस को बाहर निकालेंगे तो वो राउंड शेप का होगा, जैसे गेंद होता है ना। हाँ, अब वो 2 लेयर का बना होता है। क्या होता है? 2 लेयर का। अब उस गेंद जिस शेप का है, राउंड शेप का, उसको कट करेंगे तो न्यूक्लियस हमारा कुछ ऐसा दिखेगा कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र हैं और न्यूक्लियस 2 लेयर का बना हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा। क्या दिखेगा? 2 लेयर। हाँ, 2 लेयर का बना हुआ ये न्यूक्लियस है। ठीक है। और मान लिया जाए ये सेल का मेम्ब्रेन है। गुड। बहुत बड़ा हो गया आज। ये सेंटर में न्यूक्लियस, ये है सेल का मेम्ब्रेन, और यहाँ पे पूरा भरा होगा साइटोप्लाज्म। यही होगा ना। न्यूक्लियस का 2 लेयर देखा। ठीक है। ये अंदर जो लेयर है इसे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। अंदर जो लेयर है, हाँ, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। और जो बाहर न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है इसे हम लोग बोलेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्लियर है? तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? फोल्डेड हो जाता है, कंटिन्यू हो जाता है इस तरह से स्ट्रक्चर से। समझ में आ रहा है? यानी ये फ्लैटेड, चपटा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाता है। क्या? हाँ, तो ये आपका है फ्लैटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है। और कंटिन्यूअस पार्ट आता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इस तरह से कंटिन्यू रहता है, फ्लैटेड रहेगा, चपटा रहेगा और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। समझ में आ रही है? और किसी किसी इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के सरफेस पे देखेंगे तो सरफेस रफ दिखेगा। क्या दिखेगा? रफ, छोटा छोटा इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे उसके सरफेस पे पूरा बना लेंगे और स्ट्रक्चर दिखेगा। तो मॉर्फोलॉजिकली यानी बाहर से देखकर हम बता सकते हैं कि ये सरफेस स्मूथ है और ये रफ है। तो जो सरफेस रफ होगा वो आर कहलाएगा, और जो सरफेस रफ नहीं होगा वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहलाएगा। अब रफ होने के कारण है कि ये जो डॉट डॉट रफ स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम। तो अब इधर आते हैं, जिस इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा, और जिस इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बन जाता है, और ड्यू टू एब्सेंट ऑफ राइबोसोम ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। यहाँ तक क्लियर? और कंटिन्यूअस पार्ट है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियस के बाहर वाला लेयर से बनता है, ये अंदर वाले से नहीं। तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया कि न्यूक्लियस भी 2 लेयर का है ना? उस डायग्राम को बनाना है, बता लीजिए। हो गया? ठीक। और ये जो फोल्डेड पार्ट होता है, ये जो फोल्डेड पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नी। माइटोकॉन्ड्रिया में सिस्टा आता है, क्रिस्टा, और इसमें सिस्टर्नी। इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, द फोल्डेड पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज नोन एज कुछ लिखना है इसमें? लिखना है तो लिखिए। इसी जगह आपको तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ सेकंड का होगा। आपका एग्जाम वही जून के आसपास, मई जून। ऑफलाइन सही है आपके लिए। हो गया? आगे बढ़े। वो हो गया, मिटा दो उधर। आप केवल डायग्राम माइंड में रखोगे ना तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कितने हो गए?
2 और एक ACR। हाँ, इसके सरफेस पे क्या होगा? राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन सरफेस, जिसके कारण ये रफ हो गया। और इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट ऑन सरफेस, जिसके कारण ये स्मूथ हो जाएगा, है ना। चलिए फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शंस, सबसे पहला फंक्शन है, ये फ्रेमवर्क की तरह काम कर रहा है, सेल को एक शेप देने का काम कर रहा है। चारों तरफ न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है, तो ये सेल को एक प्रॉपर शेप देता है। ठीक है, तो पहला फंक्शन होगा प्रोवाइड शेप, और मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, एक और फंक्शन है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है न्यूक्लियस से दूसरे सेल तक, या न्यूक्लियस से बाहर, या बाहर से न्यूक्लियस तक, है ना। जैसे यहाँ से था तो न्यूक्लियस से बाहर तक, बाहर से न्यूक्लियस तक, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक, यानी मटेरियल को ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। यहाँ तक क्लियर है? अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे क्या प्रेजेंट था? राइबोसोम्स। तो इसका फंक्शन हो जाएगा स्पेशली एक प्रोटीन सिंथेसिस, हो जाएगा ना, RER का। हाँ, RER सिंथेसिस प्रोटीन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं है, तो ये लिपिड सिंथेसिस करेगा, यानी कुछ फंक्शन दोनों का अलग अलग है। क्या? जहां भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा वो प्रोटीन है, जहां भी हो, चाहे RER में हो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो, या ऐसे ही सिंगल हो, कहीं पे भी होगा ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। हो गया? एक और देखिए, स्केलेटन मसल और कार्डियक मसल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मॉडिफाइड हो जाता है सैक्रोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। कंफ्यूजन है? ऊपर आता हूँ। कौन कौन सा मसल्स बोला? कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स। ये दोनों में क्या है कि SER मॉडिफाइड इनटू सैक्रोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। सैक्रोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, समझना आराम से। कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स में SER मॉडिफाइड हो जाता है सैक्रोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। क्यों होता है?
ये दो ऐसा मसल्स है जो बॉडी में कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन का काम करता है। कार्डियक मसल का क्या काम है? कार्डियक नहीं, हार्ट तो खुद कार्डियक से बना है ना। हार्ट, कार्डियक का ही दूसरा नाम हार्ट है। इसका क्या काम है? किसको? लंग्स को। हार्ट का क्या काम है? ब्लड पंपिंग करना, प्यूरिफाई नहीं, ब्लड को पंप करना। ठीक है, हाँ। तो कार्डियक मसल्स बोले या हार्ट मसल्स बोले एक ही है, कार्डियक का ही दूसरा नाम हार्ट है। ठीक है, ये क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। तो ब्लड को पंप करने के लिए क्या चाहिए? इसको बार बार एक शेप में आना पड़ेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट आना पड़ेगा। तो रियल शेप में रहेगा उसे रिलैक्सेशन बोलते हैं, और जब कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ेगा उसे कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर? कंट्रक्शन, रिलैक्सेशन, जिसके कारण जब ये सिकुड़ेगा तो अंदर का ब्लड बाहर आ जाएगा, और जब शेप में आएगा तो बॉडी से ब्लड हार्ट में आएगा। क्लियर? अगर मैं अभी ये मेरा हाथ है, ठीक है, इसको मैं ऐसे किया तो ये बोन के साथ, ये रिलैक्सेशन में नहीं है, बोन के साथ जो मसल्स यहाँ पर का ये आपस में सिकुड़ा, तब ये हाथ इधर आया। क्लियर? तो ये इस जगह का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सिकुड़ा, तब ये इधर आया। तो कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल का एक कॉमन फंक्शन है मसल्स कंट्रक्शन। कोई भी काम होगा तो ये सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा। जैसे फिंगर है, ये फिंगर मेरा ऐसे फोल्ड हुआ तो यहाँ 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 तीनों का मसल्स आपस में सिकुड़ा है, तब ये ऐसे फोल्ड हुआ है। ये जो मसल सिकुड़ने की बात कर रहा हूँ ना, ये बोन के साथ अटैच है। बोन के साथ जो मसल अटैच है, इसलिए इसे स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। क्लियर? तब साइक्रोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का ही मॉडिफाइड पार्ट है, जो कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। क्लियर? यानी मसल्स जब सिकुड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, तो ड्यू टू सैक्रोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और ये सैक्रोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मॉडिफाइड पार्ट है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का। क्लियर है? हाँ। तो अब कहीं पे सवाल आएगा कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मॉडिफाइड हो जाता है दो मसल्स, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल्स में, सैक्रोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में, जिसके कारण मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। हो गया? अब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए जो आयंस यानी एलिमेंट की जरूरत पड़ता है, वो एलिमेंट है कैल्शियम। क्या नाम है? जिस एलिमेंट का जरूरत पड़ता है उस एलिमेंट का नाम है कैल्शियम, और ये कैल्शियम रिलीज होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मॉडिफाइड हुआ है सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे। क्लियर है? तो अब यहाँ पे एक प्रॉपर लाइन लिखते हैं कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मॉडिफाइड इनटू सैक्रोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम in cardiac muscle, in cardiac and skeletal muscles and release calcium ion during muscles contraction. क्या क्लियर है? मसल को सिकुड़ने, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, और ये कैल्शियम सैक्रोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से रिलीज होता है, और ये सैक्रोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मॉडिफाइड पार्ट है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का। क्लियर है? और ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ऑर्गेनेल्स है सेल का। समझ में आया? नहीं आया तो फिर से देख समझो। सेल का ऑर्गेनेल्स इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का टाइप स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मॉडिफाइड हो गया सैक्रोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम,
किस में मॉडिफाइड हुआ? कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स में, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है और ये कैल्शियम यही सिक्रेट करता है। क्लियर है? हाँ, तो कैल्शियम की डिफिशियंसी होगा तो समझ में आना चाहिए कहाँ से ये आ रही है। सिर्फ कैल्शियम मत खिला देना किसी को। यानी हम लोग को हार्ट को प्रॉपर काम करने के लिए कैल्शियम चाहिए, और वो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? सैक्रोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से। अब समझ में आ रही है कि मेडिसिन पढ़ने के लिए सब क्यों जरूरत है? अगर किसी को मसल्स पेन हो रहा है यानी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है तो ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम के कारण। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आप सिर्फ कैल्शियम देंगे तो वो टेम्पोररी ट्रीटमेंट है। एक्चुअली हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कैल्शियम का डिफिशियंसी शरीर में कहाँ से हो रहा है, कैल्शियम बॉडी में बन रहा है या नहीं, ये वो डाइट में ले रहा है या नहीं, ये सारी चीज। अब क्या है नेक्स्ट? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम्स। राइबोसोम कहाँ पड़े?
संजय, आप करो।